MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया है, सारे नियम कानून बदल गए हैं। नाम पूछा गया, पहचान पूछी गई, धर्म पूछा गया और उसके बाद 27 लोगों की दरिंदगी से हत्या कर दी गई। जिम्मेदारी ली है इस पूरी घटना की, आतंकवादी घटना की, TRF ने। तो ये TRF जो है असल में लश्कर तैयबा का एक तरीके से कश्मीर का नया मॉड्यूल मान लीजिए, नया नाम मान लीजिए, मॉडर्न नाम मान लीजिए। और तकनीक और तरीके भी इनके मॉडर्न हैं। क्या कुछ चल रहा है कश्मीर में, कैसे आतंकवादी गतिविधियां बदली हैं कश्मीर के अंदर, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हाइब्रिड आतंकी कल से एक शब्द चल रहा है, इसके मायने क्या हैं, यह आपको बताने का प्रयास रहेगा इस वीडियो में। और सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ साथी हमारे विनय सुल्तान, जो कि अभी से 4 महीने पहले कश्मीर गए थे। दैनिक भास्कर के लिए उन्होंने एक लंबी चौड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट की थी, किस तरीके से आतंकवादी सक्रिय हैं कश्मीर में, विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं और वो किस तरीके से अपना जाल बिछा रहे हैं पाकिस्तान से आकर कश्मीर में। विनय, जब आप गए थे तो आपकी रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी थी, जिसमें आपने साफ तौर पर उसके हेडिंग मुझे याद है कि आतंकियों की नई चाल, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे, हथियार बदले, लोकल की भर्ती से भी बच रहे। ये आपके इन्वेस्टिगेशन की हेडलाइन थी। मुख्य तौर पर जो आपने बातें, इनपुट्स बताई थी कि लोकल की भर्ती अब नहीं हो रही है, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नई ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं, नए हथियारों के साथ आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। क्या कुछ देखा था आपने कश्मीर में? कश्मीर में दरअसल अगर आप इस कश्मीर को 2021 से थोड़ा सा नोटिस करना शुरू करेंगे तो 2021 में तकरीबन 15 साल बाद में एक साउथ ऑफ पीर पंजाल, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जम्मू डिवीज़न, मोटा मोटी आप समझ लीजिए, तो सूरनकोट में एक आर्मी के व्हीकल पे एम्बुश हुआ था, जिसमें हमारे 9 जवान मारे गए थे। उसके बाद में लंबे समय तक फिर कोई वारदात नहीं हुई थी। 2022 दिसंबर से फिर सीरीज ऑफ अटैक जो है जम्मू डिवीज़न में बेसिकली शुरू हुए, कठुआ में, राजौरी में, पुंछ में, है ना। तो यहाँ पे जब अटैक शुरू हुए तो उस समय ये कहा गया कि क्योंकि कश्मीर में 370 हटने के बाद में जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरा है जी। तो अब जो है ISI ने थिएटर चेंज कर लिया है, पाकिस्तान ने। अब वो जो है कश्मीर से हट के फिर से वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं जम्मू की तरफ में। जो 1990 के समय जो मिलिटेंसी थी, उसके बाद में 2003 में एक ऑपरेशन चला था, 2002-03 के आसपास, ऑपरेशन सर्व विनाश। उसके बाद में जम्मू डिवीज़न को ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे आतंकवादी वारदातें लगभग बहुत लो हो गई थी, मतलब ना के बराबर रह गई थी। लेकिन फिर जो है जम्मू डिवीज़न में जैसे ही आतंकवादी वारदातें बढ़ी, उस समय आप ये नोटिस करेंगे कश्मीर में बिल्कुल चीज़ें जो हैं शांत चल रही थी। और हुआ क्या कि लोग इस थ्योरी पे लगातार बात कर रहे थे कि थिएटर शिफ्ट हो गया है जम्मू कश्मीर में और ये तमाम सारी किस्म की बातें हो रही थी। इस दौरान हुआ क्या इंटरेस्टिंगली सौरभ, कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी थे विधानसभा के, और इलेक्शन के दौरान मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे को बताया कि बारामूला में किसी एक मतलब गांव से उनको इलेक्शन ड्यूटी के दौरान उनको लूट की वारदात की खबर मिली कि एक दुकान में लूट हुई है, कि राशन पानी जो है वो लोग लूट वहाँ पे। लेकिन उस लूट में एक बहुत पेक्यूलियर बात थी, बहुत अजीब सी बात थी कि जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, उस आदमी ने वहाँ पे जो कैंडी का डब्बा पड़ा हुआ था उसके नीचे पैसे रख दिए थे जी। तो इससे समझ में आया कि ये मतलब सामान्य लूट की वारदात है नहीं, दरअसल यहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और इस दौरान, जिस दौरान ये लोग जम्मू का जो सेक्टर एक्टिव था, उस दौरान कश्मीर के सेक्टर में जो नॉर्थ कश्मीर का जो सेक्टर है उसमें लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। और ये बिल्टअप होना शुरू हुआ है पिछले मतलब 1 से 1.5 साल में, और ठीक ठाक अमाउंट ऑफ जो है फॉरेन टेररिस्ट, जिनको हम लोग FT बोलते हैं, मतलब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, है ना, तो वो उनका इन्फिल्ट्रेशन ठीक ठाक बढ़ा है। और ये बिल्डअप 1 साल में होने के बाद में अब हमको ये फिलर्स लगातार मिल रहे थे कि ये गर्मियाँ जो हैं जो कश्मीर में हैं वो थोड़ी सी हॉट रहने वाली हैं, मतलब एक्शन काफ़ी हमको देखने को मिलेगा। जिस समय मैं नवंबर में गया था उस समय श्रीनगर में एक इलाका पड़ता है निशात बाग,
निशात बाग में मेरा होटल था और मेरे होटल से 5-6 किलोमीटर ऊपर जो है एनकाउंटर चल रहा था। बिल्कुल आप ये समझिए कि राजधानी जो है कश्मीर की, उसकी राजधानी में से 6 किलोमीटर दूर जो है कंटिन्यूस जो है एनकाउंटर चल रहा था। और ये लगातार उस समय कभी सोपोर में, कभी बारामूला में, कभी बांडीपुरा में, कभी हंदवाड़ा में, नॉर्थ कश्मीर में पिछली सर्दियों में ठीक ठाक एनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस के और ऑपरेशंस रहे हैं। तो इसका मानना ये था कि आप इसको अगर थोड़ा लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे तो 2 साल के भीतर आईएसआई ने फिर से पूरे के पूरे जम्मू और कश्मीर में इंसर्जेंसी को एक्टिव कर दिया है। मतलब वहाँ पे हर जगह जो है आतंकवादी वारदातें, जो हम लोग ये मानते थे कि साउथ ऑफ पीर पंजाल से इधर जो है आतंकवादी वारदातें सामान्य तौर पर नहीं होती, वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का थिएटर आपके सामने खुल गया है। तो हर जगह जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहाँ पे 3 कोर बेसिकली नॉर्दर्न कमांड में सेना की जो 3 कोर हैं 14, 15 और 16, वो तीनों कोर के ऊपर अभी जो है ऑपरेशनल प्रेशर है। मतलब लद्दाख से लेके अगर आप ये देखें उधमपुर तक सारा का सारा इलाका जो है वो उसमें अभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ऑपरेशन में है। बिल्कुल, ये जो नया संगठन बताया जा रहा है पिछले साल 1.5 साल में ही एक्टिव हुआ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF जिसको बोल रहे हैं, जिसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी भी ली है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये कैसे डेवलप हुआ? ये जो नया नाम है, इसकी बड़ी चर्चा है कि बड़ा मॉडर्न नाम चुना है, धार्मिक नाम नहीं चुना है, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसका सुप्रीम कमांडर शेख सज्जाद गुल बताया जा रहा है, ये श्रीनगर में पैदा हुआ बताया जाता है और अभी फिलहाल पाकिस्तान में। इस संगठन की क्या कहानी? नहीं, ये बिल्कुल मतलब इसमें हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए, चाहे TRF हो, चाहे मतलब ये PFF हो, है ना। और तो ये कश्मीर टाइगर करके एक ग्रुप और बना था। दरअसल हुआ क्या था कि 2019-20 के आसपास आतंकवादी गतिविधियों के चलते पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। जी। उसके बाद में इनके ऊपर प्रेशर बना कि वो लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो उनके ऊपर जब रोक लगी तो नए टर्म जो हैं वो ऑपरेशनल वो कॉइन हुए, जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट है ना, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है ना, कश्मीर टाइगर करके एक ग्रुप है। तो जैश ए मोहम्मद का ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन या उनका जो ऑफशोर आप मान लीजिए वो कश्मीर टाइगर और PFF है, लश्कर का TRF है। हालांकि मिला जुला मामला है सब जगह। और आप ये समझिए कि आप जब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो वहाँ पे इनकी जो पाक ओरिएंटेड कश्मीर में जो इनकी राजधानी है, वहाँ पे इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसेज हैं वो लगभग 2-3 किलोमीटर के इर्द गिर्द में हैं। तो इनके जो तीनों के ऑपरेटिव्स हैं वो हर रोज़ शाम को बैठते हैं, बात करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब लश्कर ऐसा है तो जैश ए मोहम्मद ऐसा है तो हिजबुल ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो उसमें फ़र्क करना, क्योंकि इनका जो सुप्रीम ऑपरेटिव है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके मतलब कि सेना के जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं वो हैं। तो इनको जो हैंडल कर रहे हैं, जो इनके लॉन्च पैड है, जो इनके पास में हथियार आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह से प्रोवाइड वो स्ट्रीमलाइंड है। वो दिखाने की बातें हैं कि ये हिजबुल है, जैश है, ये TRF है, ये PFF है, ये KT है, ऐसा कुछ फ़र्क जो है बड़ा वो है नहीं दरअसल। बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने देखा कि नॉर्मली कश्मीर में ये देखा गया है कि पर्यटकों पर इस तरीके से कभी हमला नहीं हुआ, हाल फिलहाल में देखा गया। और जो बीच बीच में वहाँ कुछ कुछ घटनाएं होती रहती हैं, पुलवामा देखा, सैन्य फोर्सेस पे हमले देखे, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, पर टूरिज्म इफेक्ट ना हो ये हमेशा ध्यान में रहा है, ये भी एक चीज़ देखने को मिली है। मगर इस बार देखा गया कि भाई टूरिस्ट जो कि वहाँ की इकॉनमी में बड़ा बूस्टर का काम करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर रोज़गार इसी टूरिज्म से वहाँ के कश्मीर के लोगों को मिलता है। अब तो ये पूरा ध्वस्त हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं कि टूरिस्टों पे हमले की पहली वारदात है ना। इस पिछले साल इसी जगह पे, जिस जगह पे ये वारदात हुई है, पिछले साल जयपुर का एक कपल था जो कि वहाँ घूमने गया था, उनको गोली मारी गई थी। लेकिन इस हिसाब से मारी गई थी कि उनको गोली लगी लेकिन मरे नहीं, हॉस्पिटल पहुँच जाए, डराने के लिए टूरिस्ट को। उससे पहले भी एक अमरनाथ जा रही बस के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें 9 या 10 श्रद्धालु जो हैं वो मारे गए। 100 लोग उस बस में थे और बहुत मुश्किल से बचा। तो उस समय कहा गया कि वो जो बस है वो क्रॉस फायर में फंस गई थी। फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा था, उस क्रॉस फायर में गुजरात के ज़्यादातर उसमें श्रद्धालु बैठे हुए थे उस बस में। बहरहाल
लेकिन टूरिस्ट के ऊपर हमला जो है, सामान्य तौर पे हम ये मानते हैं कि टूरिस्ट जो है वहाँ पे इम्यून है कोई भी आतंकी वारदात से। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में इसके बारे में कोई इंटेलिजेंस नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास में कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। लगातार सोशल मीडिया पे ये मैं देख रहा हूँ कि पोस्ट डाल रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी या हमारी एजेंसीज को क्या कुछ पता नहीं था, हम हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे थे। ऐसा नहीं था। दरअसल आप अगर देखेंगे बहुत ये एनालिसिस ही है कि पिछले 1-1.5-2 महीने से कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक लगातार कैंपेन ये चल रहा था, जिसमें जगह जगह पे जैसे जो टूरिस्ट आए हैं वो खा पी के, मान लीजिए कि शराब की बोतलें अगर कहीं पे गिरी हुई हैं रोड किनारे तो उसकी फ़ोटो डाल के, और कहीं पे किसी ने रील बनाई है तो अगर उसको रील है तो वहाँ पे उसकी रील की वीडियोस डाल के कि देखिए ये आ रहे हैं टूरिस्ट, आते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा कल्चर ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे शराब पी रहे हैं और हमारे समाज का जो है ढांचा वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। इस तरीके की कैंपेन लगातार चल रही थी सॉफ्ट तरीके से, मतलब टूरिस्ट के खिलाफ जो है एक कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा था। तो मैं लगातार, जब मैं भी खुद, क्योंकि इस हमले में जब क्योंकि टूरिस्ट को टारगेट किया गया तो मैं खुद सरप्राइज था, तो मैंने भी पूछने की कोशिश की, तो यही निकल के आया कि ये कैंपेन लगभग 1.5-2 महीने से बिल्डअप हो रहा था। हमारी एजेंसीज की भी नज़र थी इस कैंपेन के ऊपर, और यहाँ पे जिस जगह पे ये वारदात हुई है, ये रास्ता दरअसल जो है पहलगाम का, ये अमरनाथ की यात्रा का ही रास्ता है जी। और होता क्या है कि अमरनाथ में कल जैसे इससे एक दिन पहले अमरनाथ के लिए रास्ता खुलना शुरू हुआ था, अमरनाथ यात्रा के लिए। तो होता क्या है उस समय जो है हमारी एजेंसी के पास में, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बोल रहा हूँ कि वहाँ पे टेक्निकल एंड थी कुछ लोगों के मूवमेंट की। रेडियो सेट्स खुले थे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस खुले थे, बंद हुए थे। तो कश्मीर में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो आतंकवादी तंजीमें हैं वो इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भटकाने के लिए भी कई बार जो है रेडियो सेट्स अलग अलग जगहों पे OJW को भेज के खुलवा देती हैं और इस तरीके से करती हैं। तो नज़र में था, लेकिन ये वारदात इतनी बड़ी स्केल पे होगी ये इंटेलिजेंस हमारे पास में नहीं था, और जो इस किस्म का इंटेलिजेंस गैदर करना मुश्किल भी होता है और मुश्किल बन भी गया, मतलब पिछले दौर में। उसके बारे में हम लोग अभी आगे थोड़ा बात करें। बिल्कुल, जैसे कि आपकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें था कि लोकल जो हैंडलर्स हैं या जो लोकल लड़के हैं उनको आतंकी के तौर पर वो लोग शामिल नहीं कर रहे हैं अपनी टीम में। पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो 4 बताया जा रहा है कि वहाँ आतंकी पहुंचे थे इस हमले में पहलगाम में, उसमें 2 लोकलाइट्स भी थे, 2 कश्मीरी भी थे। नहीं, जब तो जो हमारे पास में अभी खबर है उसमें, मतलब अभी एक्चुअल में उनकी पहचान हुई है नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं है। मेरे पास जो सूचना है उसमें जो 4 लोगों की फोटो वायरल हो रही है उसमें से एक आतंकवादी जुनैद था जो कि एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया गया है। और वो जुनैद वो आतंकवादी था जो कि ये गांदरबल में पिछले साल आपको याद है कि बिहारी मजदूरों के ऊपर अटैक हुआ था जी। टनल में घुस के, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे, उस वारदात में वो शामिल था। उसके बाद में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बाकी जो 3 लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, मतलब फॉरेन टेररिस्ट हैं। मेरे पास में अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है थोड़ा। बिल्कुल, हमने एक ट्रेंड देखा था, आप याद होगा आपको, 2011 के बाद से 2014 के बाद से बुरहान वानी एक जो है वहाँ पर टेररिज्म का फेस बना था, युवाओं में बड़ा लोकप्रिय हुआ था, सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें आती थी, और एक मशहूर तस्वीर भी थी आपको याद होगा जिसमें तमाम आतंकी खड़े हैं। बाद में फिर तस्वीर आई कि सब सारे न्यूट्रलाइज कर सारे खत्म कर दिए गए हैं। तो एक वो दौर था, तो वो दौर से अब जो है, अब जो हम देख रहे हैं वो कितना बदला है, क्या बदला है उसमें? नहीं, कोविड के समय ऐसा था कि जो है इन्फिल्ट्रेशन एकदम रुक गया था। उसी समय ये हुआ था कि अगस्त 2019 में धारा 377 और धारा 370 जो है वो हटी थी। उसके बाद में कश्मीर के डायनामिक्स बदल गए थे। उसी दौरान हमारे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बूस्ट आया था। हमारे पास में टेक्निकल एनालिसिस के जो हैं अच्छे उपकरण जो हैं वो मुहैया करवाए गए थे, और इस टेक्निकल जो हमको बूस्ट मिला था उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास हम लोगों ने आतंकवादियों के जो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं उनमें इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया था बड़े पैमाने पर। और उसमें ये हुआ कि हमारे पास में जियोग्राफिकल लोकेशंस जो हैं आतंकवादियों के आने लगे, और उस जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे बहुत सारे ऑपरेशन उस समय हुए। मतलब वो एक पूरा दौर था 2019-20 का और 21 तक आप मान लीजिए, जिसमें
टेक्निकल सर्विलांस के ऊपर हम लोगों ने खूब ऑपरेशंस किए। इस दौरान क्या हुआ कि आईएसआई ने, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं रहा था कोविड के दौरान, तो उन लोगों ने क्या किया कि ओजेडब्ल्यू नेटवर्क में पिस्टल जैसे हथियार जो हैं, स्मॉल आर्म्स जो हैं, वो सप्लाई करना शुरू किया और टारगेटेड किलिंग शुरू की। इसको बोला गया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी है ये, कि जिसमें आप मिलिटेंट जो है सामान्य तौर पर जिसको माना हाइब्रिड जाता है, आतंकी बड़ा कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, क्या कि मायने हैं इसके? मतलब कि सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि आतंकवादी जो है वो जंगल में रहता है और एम्बुश लगाता है और इस तरीके से जो है तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाइब्रिड जो मिलिटेंसी थी उसमें यह था कि जो ओजेडब्ल्यू नेटवर्क में जो लड़के हैं उनको एक पिस्टल दे दीजिए, आप ये बता दीजिए कि इसकी टारगेट किलिंग करनी है, वो जाते हैं, गोली मारते हैं, फिर भीड़ में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि आतंकवादी घटना वारदात दिया और उसके बाद अपना रोजमर्रा का जो जीवन है वो जी रहे हैं। तो ये जो है वो बड़ी चुनौती जो है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हो गई। तो उसके बाद में ये तय हुआ कि जो ओजेडब्ल्यू नेटवर्क है ये इसके ऊपर क्रैकडाउन करना जरूरी है। तो ओजेडब्ल्यू नेटवर्क के दौरान पे जब क्रैकडाउन हुआ तो उसमें एक आप इसको किस तरीके से देखेंगे, मतलब बड़ी अजीब सी बात ये हुई कि उसको पूरे के पूरे ओजेडब्ल्यू अरेस्ट जो ड्राइव था उसको इन लोगों ने मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने आपसी जो उनका प्रतिस्पर्धा है उसकी लड़ाई बना लिया। ओजेडब्ल्यू जो है वो बेसिकली आप ये समझिए ज़्यादातर ओजेडब्ल्यू जो है एक समय के बाद में वो डबल एजेंट की तरह हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए माने ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक तरीके से आतंकवादी संगठनों के अंदर झांकने की खिड़की हुआ करते थे। तो इधर भी इंफॉर्मेशन देते थे, उधर भी इंफॉर्मेशन देते। ये एक बड़ा इकोनॉमी इस तरीके की कश्मीर में चलती है, सालों से चल रही है। अब हुआ क्या कि जब ये ओजेडब्ल्यू अरेस्ट ड्राइव चली तो उसमें क्या है कि तमाम एजेंसीज ने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया। उन्होंने और इसके मतलब मेरे को कई सारे ऑफिसर्स ने, तमाम अलग अलग इदारों के ऑफिसर्स ने मेरे को ये बात बताई, मतलब मैं एक का बयानिया नहीं है ये, काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि हुआ क्या कि जैसे कोई मान लीजिए कि आईबी का कोई एसेट है तो उसको किसी दूसरी कश्मीर पुलिस ने उठा लिया और उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया। कश्मीर पुलिस का कोई एसेट है उसको आईबी ने गिरफ्तार करवा दिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार करवा दिया और जो तमाम एजेंसीज हैं उन्होंने गिरफ्तार करी, स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने। तो इस तरीके से हुआ क्या कि जो सालों से तैयार किया हुआ ओजेडब्ल्यू नेटवर्क था वहाँ पे, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के काम आता था, वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है तहस नहस हो गया। उस समय हमको ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि हमको ज़रूरत, क्योंकि हमारे पास में टेक्निकल एनालिसिस अच्छा था और हम ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस कर रहे थे, तो हमको लगा भी नहीं कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 2022 के आसपास जो है वो गेम बदल गया। बदल ऐसे गया कि अब इनके पास में एक नई चाइना की एन्क्रिप्टेड डिवाइस आ गई। और इस एन्क्रिप्टेड डिवाइस का एन्क्रिप्शन खोलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। और ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल, कम्युनिकेशन के लिए, और ये होता रहा है कश्मीर में। मतलब ये एक ट्रेंड है कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो है आप ब्रेक करते हैं, वो कम्युनिकेशन के तरीके चेंज कर देते हैं तुरंत, वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आप उसको करते हैं, कुछ ऑपरेशन फिर करते हैं, फिर उनको पता लग जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन लाइन जो है इन्फिल्ट्रेट हो गई है, तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है वहाँ पे ऑपरेशंस में। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसको लोग अल्ट्रासेट बोल देते हैं कई बार, है ना, जो अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी पे चलती है, तो वो अल्ट्रासेट आने के बाद में उस अल्ट्रासेट को जो है मतलब ब्रेक करना हमारे लिए जो है सरदर्द बन गया। तो अब हमारे पास ना तो ह्यूमन इंटेलिजेंस था ज़मीन पे और ना हमारा टेक्निकल सर्विलेंस उस तरीके से काम कर रहा था जी। तो हम एक ऐसी स्थिति में आ गए जहाँ पे हमारे पास में इंटेलिजेंस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें, जिस तरीके का पहला इंफॉर्मेशन फ्लो था उस तरीके का इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हुआ। और इसका और इन लोगों ने दूसरी एहतियात ये बरती कि जनरली क्या होता था कि जो बाहर से आया हुआ मिलिटेंट है, जो पाकिस्तान से आया हुआ मिलिटेंट है, वो लोकल टेरेन से फेमिलियर नहीं है। लोकल टेरेन से फेमिलियर नहीं है तो उसको लोकल आदमी को लेके साथ में घूमना पड़ेगा कि इस गांव जाएंगे, यहाँ से राशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये आईएसआई ने ये रणनीति चेंज की। उन लोगों के यहाँ पे जो है एक ऐप आती है नेविगेशन की, जो पहाड़ों का नेविगेशन करती है, एल्पाइन ऐप बोलते हैं उसको। अच्छा। तो एल्पाइन ऐप जो है इनके पास में कस्टमाइज वर्जन जो है ऑफलाइन चलने वाले वो थे। तो अब जो बाहर से आया हुआ मिलिटेंट है उसको ना तो लोकल गाइड की ज़रूरत है, ना उसको आपके राशन की ज़रूरत है, क्योंकि राशन उसका ड्रोन से ड्रॉप हो रहा है।
ठीक ठाक राशन वो लेके भी आ रहे हैं, और फिर भी अगर राशन की जरूरत पड़ रही है तो वो दुकानें तोड़ के जो है राशन ले गए, शुरुआत में इंसिडेंट बताया राशन ले गए और पैसा रख के चले गए, ताकि कि लोकल लोगों के बीच में बहुत हल्ला ना हो उस चीज़ का कि हाँ लूट हो रही है इस तरीके से। और फिर मतलब आपको बंदूक की नोक पे अगर बोला ही जाएगा खाना खिलाओ तो आप खाना खिलाएंगे भी। और कई जगहों पे लोग सिंपैथी भी रखते हैं उन लोगों के साथ में, तो दोनों तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन OJW नेटवर्क में उन्हीं लोगों को आतंकवादियों के तक एक्सेस दिया गया जो कि बहुत भरोसे के लोग थे, जो बहुत सालों से थे, और जो सामान्य तौर पे जिनके ऊपर एजेंसियों की नज़र नहीं थी। तो अब जो इनके साथ में जो लोकल गाइड या लोकल मिलिटेंट जो घूमता था, वो भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन का काम करता था कश्मीर पुलिस के लिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, IB के लिए। अब वो हमारे पास में वो चैनल भी बंद हो गया। तो हुआ क्या कि इस दौरान हमारे पास में कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आना जो है उसका फ्लो बहुत जो है कम हो गया, और इसके चलते जो है वहाँ पे एक ठीक ठाक बिल्डअप जो है मिलिटेंट्स का, फॉरेन मिलिटेंट का वहाँ पे बना पिछले 1-1.5 साल के अंदर। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात भी आ रही है भाई कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, और कश्मीर में इस तरह की वारदात की आशंका तो हमेशा बनी रहती है। अब इंटेलिजेंस फेलियर को मतलब आप किस तरीके से देखेंगे? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये तय कर लिया है ना, कि आप ऐसा करेंगे, है ना, तो आपका इंटेंशन जो है निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, सही बात ये है कि हमारा वहाँ पे तहस नहस है नीचे के लेवल पे, तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हमारे पास हुआ करता था वो नहीं। हालांकि उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो है अनफॉर्चुनेटली वो रीबिल्ड अभी तक उस तरीके से नहीं हो पाया जितना 20 साल से जो चला आ रहा था ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क, वो उस तरीके का भी बिल्ड होने में समय लगेगा। बिल्कुल। एक बात मैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो घटना हुई है ये बिना लोकल कश्मीरियों की मदद से नहीं हो सकती, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें जांच का विषय है, जांच के बाद चीज़ें क्लियर होंगी, पर आप तक क्या इनपुट आ रहा है? ये तो इस तरीके के ये तो स्वीपिंग रिमार्क्स है ना सौरभ, इसमें मतलब अब लोकल की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकते, लोकल मिलिटेंट होगा साथ में, ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो मतलब इसके ऊपर क्या ही कमेंट किया जाएगा। लेकिन ये है कि इस वारदात के बाद में जो कश्मीरी लोकल हैं उनके अंदर बड़ा भयंकर गुस्सा है, क्योंकि ये उनके मतलब सबसे ज़्यादा सफ़र भी वही करने वाले हैं। एक तो एजेंसीज जो हैं और मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरीके से फुल ऑन ऑपरेशंस के ऊपर लगी हुई होंगी जी, तो उसके चलते बहुत हिंड्रेंस है काम करने में भी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ से टूरिस्ट जा रहे थे वो भी जाना बंद हो जाएंगे, तो वो वैसी सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी जो 2016 के बाद हुई, जो एक बार 370 हटने के बाद में हुई। और वो लोग वो दौर देख चुके हैं, वो मंदी का दौर जो है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। मैं लास्ट में आपसे सवाल है कि सब चीज़ें जो हैं वो तो हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, पर अब गृह मंत्री पहुँचे हुए वहाँ पर, तो सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, इसकी कोई SOP? सरकार का मतलब सरकार का क्या एक्शन प्लान होगा, मतलब वो तो मतलब सरकार के ही मतलब मैं उस स्थिति में हूँ नहीं जो कि मतलब कुछ भी स्पेकुलेट कर पाऊँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी और सेकुलर डेमोक्रेसी होने के नाते दो चीज़ें जो लगातार मैं देख रहा हूँ जिनको कहा जाना जरूरी है, वो ये है कि एक तो ये मानवता के खिलाफ जघन्यतम अपराधों में से एक है। बिल्कुल। इनोसेंट लोगों को इस तरीके से मारना, उनकी धार्मिक पहचान पूछ के मारना, है ना, ये इसको कोई भी डेमोक्रेटिक मुल्क जो है उसकी इकबाल पे ये जो है सीधा सवाल है। तो इसका रिटेलिएशन होना चाहिए, और जितना कड़े से कड़े तरीके से इसका रिटेलिएशन हो सकता है वो होना चाहिए। लेकिन साथ साथ बात ये है कि ये अगर आप इसको सिर्फ धार्मिक दायरों में अगर समेटने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस अपराध के दायरे को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपराध उससे कहीं बड़ा है। हम लोग उस रेडिकल इस्लामिस्ट जो टेररिज्म है उसके पीड़ित हैं, है ना। ये कोई दो मजहबों के बीच में, दो समुदाय के बीच में चल रही कोई रस्साकसी या मतलब जो है हिंसक वारदातें नहीं है ना। जो रिसीविंग एंड पे हैं वो हथियार मतलब वो अनार्म्ड लोग थे, इनोसेंट लोग थे, घूमने गए हुए थे, इस देश के नागरिक थे, और उनका हर तरीके से हक बनता है कि वो वहाँ जाएं, घूमें, उस जगह को देखें, है ना। उनके ऊपर इस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, और ये बेसिकली ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो है सबसे बड़ा क्राइम है। इसको आप थोड़ा सा अगर धार्मिक दायरों में बांधने की कोशिश करेंगे तो ये संकीर्ण हो जाएगा। बिल्कुल। और वो आप उसी नैरेटिव के साथ में काम करेंगे जो नैरेटिव आपको क्या लग रहा है कि जो 1 घंटे वहाँ पर जो है पूरी वारदात में 1 घंटे आराम से पूरा तमाशा हुआ है,
एक एक आदमी को पकड़ के उसका नाम पूछ के, पहचान पूछ के, उसको कलमा पढ़ाने की बात करके हम तमाम जो वहाँ से जो पीड़ित हैं उनके बयान हम सुन रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये ऐसे ही हो गया है? ये किसी के निर्देश के बिना हुआ है? ये जो आदमी इसका परपेट्रेटर है, जो इसको काम, जो इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिलवा रहा है, वो चाहता है ना कि इसके बाद में हम इस किस्म का नैरेटिव खड़ा करें। आप उसी ट्रैप में जाके फंस जाएंगे तो आप एक तरीके से उन्हीं की कोशिशों को सफल बनाने का काम कर रहे हैं अनजाने में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनय, आपने तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बदली हैं, किस तरीके से वहां पर इंफॉर्मेशन को जो क्षति पहुंची है वो है, और अब ये जो घटना है उसको लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, सबकी नज़र इस पर है। जो रिटेलिएशन की बात हो रही कि भाई सरकार किस तरीके का जवाब देगी इस घटना के बाद, पूरे देश को इस बात का इंतजार है। जो अपडेट हम तक आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।